पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात ठंडी और काली। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भरयात शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। गांव की झोपड़ी से कराहने और कै करने की आवाज, हरे राम हे भगवान की टेर अवश्य ही सुनाई पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थितियों को तोड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़ कर मन मार कर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। रात्रि अपनी भीषणता के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातः एक गति से बजती रहती। चट धा धिड़ धा, चट धा धिड़ धा, अर्थात आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चट धा यानी उठा कर पटक दे। यही आवाज़ संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। लुट्टन सिंह पहलवान। यूं तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार थी। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेंच देखकर उससे रहा नहीं गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुकली लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। दंगल और शिकार प्रिय श्यामनगर के वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बात कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्रातः चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है मेरा ए। पर वाह रे बहादुर! लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर खड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देख कर आओ। नहीं सरकार, हम लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। तुम पागल हो जाओ, मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार, इतना समझा रहे हैं, दुहाई सरकार, पत्थर पर सिर पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। भीड़ अधीर हो रही थी। बाजे बंद हो गए थे। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता, उसे लड़ने दिया जाए। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों की चुहल करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान में बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान
बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे ले आवा ढेर सार, और बैठ जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ साथ बुद्धि घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर रह गई थी उसमें। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह रे, बाप से भी बढ़कर निकलेगा ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राजदरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। वृद्ध राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने राज्य काज अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय में जो शिथिलता आ गई थी, राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों के चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने पुत्रों के साथ अपने गांव लौट आया तो वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतीहार मजदूरों के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अकस्मात गांव पर वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी और फिर मलेरिया। ऐसे हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव प्रायः सूना हो चला था। घर घर खाली पड़ गए थे। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था और ना महामारी का सर्वनाश करने की गति को रोकने की शक्ति। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल के चपेटाघात में पड़े, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला, 3 बजाओ, चटाक चटदा चटाक चटदा। सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता रहा। मारो बहादुर। प्रातः काल उसने देखा कि उसके दोनों बेटे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामचंद्र की दी हुई रेशमा जांघिया पहन ली। सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की। पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए। कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु उस रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त लोगों ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, क्या कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात की ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। ढोलक लुढ़की पड़ी थी। सियारों ने ढोलक को भोज्य पदार्थ समझकर उसके चमड़े को फाड़ डाला था। पहलवान पेट के बल लेटा पड़ा था, निष्प्राण। लुट्टन सिंह किसी चुनौती के सामने कभी चित्त नहीं हुआ। धन्यवाद।